अब हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लैडर। जो ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है वो होता है यूरिन को स्टोर करना, और एक टाइम के बाद जब पूरा फिल हो जाए तो वॉइड करना है। तो जो स्टोरेज का फंक्शन होता है वो बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और उसके साथ कौन देता है? पुटेंडल नर्व। जबकि अगर हम बात करें वॉइडिंग, तो जो वॉइडिंग होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हमें अगर वॉइड करना है तो हमें जो है रिलैक्स कंडीशन में करना होता है। तो जितने भी काम जो रिलैक्स करने के लिए होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है बॉडी में। तो पैरासिम्पैथेटिक की सप्लाई कहाँ से आती है? S2 S3 S4। जबकि सिंपैथेटिक कहाँ से आता है? T11 से L2 तक। और पुडेंडल नर्व की भी सप्लाई S2 S3 S4 से होती है। तो अगर बात करें जब हमें सिंपैथेटिक सिस्टम जो रहेगा स्टोरेज कैसे करेगा? स्टोर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? ब्लैडर में जगह होनी चाहिए। अगर जगह बनानी है तो क्या करना चाहिए? डेट्रूसर को रिलैक्स होना चाहिए। तो जो डेट्रूसर रिलैक्सेशन होगा वो कराएगा। फिर दो इंस्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल इंस्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। तो जो इंटरनल इंस्फिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, बंद रहेगा। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर को बंद करने का काम क्या किसका रहता है? सिंपैथेटिक सिस्टम का। सिंपैथेटिक सिस्टम जो रहता है इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रखेगा, और पुडेंटल नर्व जो रहता है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, और यही जो रहता है वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो इंटरनल स्फिंक्टर के लिए सिंपैथेटिक और एक्सटर्नल के लिए पुडेंटल। अब बात करें पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा? अगर पैरासिम्पैथेटिक करना है तो उसके लिए जो रहता है इंटरनल स्फिंक्टर जो रहता है वो रिलैक्स रहना चाहिए। तो इंटरनल स्फिंक्टर को जो रिलैक्स करेगा वो कौन कराएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम ही रिलैक्स कराता है। इंटरनल स्फिंक्टर पे पैरासिम्पैथेटिक का कोई कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहता है। और दूसरा जो रहता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स कराएगा। तो ये वाया पुडेंडल नर्व होता है। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक में जब वर्डिंग होगी तो स्फिंक्टर क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। और दूसरा फिर हम डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू होगा। तो अब हम ये देख सकते हैं। तो समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये हो गया स्टोरेज फंक्शन, इसमें यूरिन को स्टोर कर रहे हैं, और मतलब कि ब्लैडर जो है भर रहा है, फिलिंग हो रहा है ब्लैडर का। और ये कौन सा फेज है? वॉइडिंग हो रहा है, या जो रहता है ब्लैडर जो है आउट हो रहा है। तो जो वॉइडिंग फेज होता है हम देख रहे हैं किससे हो रहा है? S2 S3 S4। इस कौन सा होगा? पैरा सिंपैथेटिक। तो पैरा सिंपैथेटिक होता है। और जबकि स्टोरेज किससे होगा? T11 से L2 तक वो होगा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम होता कैसे, काम कैसे करता है? उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं वो आकर के सबसे पहले इंफीरियर मेसेंट्रिक जो गैंग्लियन होते हैं वहाँ पे रिले करते हैं, और वहाँ से रिले करके फिर वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो रहता है ब्लैडर को जाती है। तो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू जो रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। और वहीं अगर हम पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो पैरा सिंपैथेटिक नर्व जो रहता है S2 S3 से जो रहता है कौन सी नर्व निकलती है? पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व निकलेगी, जिसको पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व भी बोलते हैं। तो पेल्विक नर्व निकलेगी और वो ब्लैडर पे जाती है। फिर वहीं पे जो फूड एंडल नर्व होता है, फूड एंडल नर्व जो रहता है वो क्या रहता है? सोमैटिक कंट्रोल, मतलब हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है। वो S2 S3 और S4 से निकल के किस पे जाएगी? एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे। तो ये जो रहता है ये किससे कंट्रोल होता है? फूड एंडल नर्व। और फूड एंडल नर्व जो रहता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किसमें रहता है? S1 के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं ओनफ न्यूक्लियस। ओनफ न्यूक्लियस जो रहता है उसमें जाके रिले करती है। तो ये होता है पुडेंडल नर्व। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जनरेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रेन में प्री फ्रंटल एरिया के जस्ट पहले क्या होता है? पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया। तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड से जो सेंसेशन होते हैं, पहले सबसे पहला सेंसेशन जो आता है स्पाइनल कॉर्ड से कि ब्लैडर भर गया है, वो फीलिंग सेंसेशन किससे जाएगा? ए डेल्टा फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, और सबसे पहले पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन को पता चलता है। पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन फिर जो रहता है इन्फॉर्मेशन पॉन्टाइन मैच्यूरेशन सेंटर को भेजता है और फ्रंटल
कॉर्टेक्स को भेजता है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन रिले होती है, तो मेन जो रहता है क्या रहता है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन, और ये जो फाइबर जो रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है। और कौन से फाइबर ले जाते हैं, ए डेल्टा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर लेकर के जाते हैं, और ऐसे डायरेक्ट दिखा दिया है बट ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेके जाएंगे, ऐसे रहता है। तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में समझने के लिए, तो ए डेल्टा फाइबर जो रहता है बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल ब्लैडर में फिजियोलॉजिकल जो सेंसेस होते हैं जैसे कि फीलिंग, उस टाइम पे एक्टिवेटेड रहता है और उसको कैरी करके ले जाता है। जबकि अगर पैथोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं जैसे पेन हो गया या कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई है, उसके लिए जो रहता है वो सी फाइबर्स रहते हैं। तो सी फाइबर्स जो रहते हैं पैथोलॉजिकल या इन केस ऑफ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, उस टाइम पे जो ब्लैडर के अंदर सेंसेशन रहते हैं वो सी फाइबर्स के थ्रू मीडिएट होते हैं। तो ये तो हो गया एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट का मतलब होता है ले जाने वाली। अब पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में जब इंफॉर्मेशन चला गया है, तब वहां से इंफॉर्मेशन जो है कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। तो पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर जो रहता है पॉन्स में लोकेटेड रहता है, पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर, और उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं बैरिंगटन न्यूक्लियस। तो क्या होता है, बैरिंगटन न्यूक्लियस। अब बैरिंगटन न्यूक्लियस की खास बात क्या रहती है, इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है मीडियल पार्ट और एक रहता है लेटरल पार्ट। ये लेटरल पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है। तो जो मीडियल पार्ट रहता है एम फॉर मीडियल, एम फॉर मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन कराता है। जबकि लेटरल पार्ट जो रहेगा वो क्या कराएगा, स्टोरेज। तो लेटरल पार्ट का काम होगा स्टोरेज करना। तो ये जो रहता है ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, और इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फिर बैरिंगटन न्यूक्लियस जो है अगर मैच्योरेशन कराना होगा तो किसके पास सिग्नल जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के पास। तो पैरासिम्पैथेटिक जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं S2 S3 S4 में। तो यहाँ के थ्रू इंफॉर्मेशन जो रहती है कैरी करते हुए कहाँ जाएगी, S2 S3 S4, और पेशेंट जो रहेगा फिर पेल्विक प्लेक्सस के थ्रू जाएगा और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, और जो इंस्फिंक्टर रहेंगे एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर वो रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर ये यूरिन जो है मैच्योरेशन हो जाएगा। ये तो मैच्योरेशन हो गया। और अगर यूरिन को स्टोर करना है तो इसी सेंटर में कौन सा न्यूक्लियस रहेगा, इसी सेंटर में जो लेटरल पार्ट रहेगा इसका, बैरिंगटन न्यूक्लियस का लेटरल पार्ट ये है। तो लेटरल पार्ट से कहाँ जाएगा, थोरैको लंबर रीजन में। जब वो क्या रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या रहता है, स्टोरेज। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को जाता है, और फिर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ब्लैडर को क्या कराएगा, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू रिलैक्स कराता है। तो ये फाइबर जो नर्व फाइबर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को जाता है, उससे पहले रिले होता है जिसको बोलते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। जो T10 से L2 है वो सारे एक जगह रिले करते हैं, इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। और ये कहाँ होता है, एओर्टा के पास होती है जहाँ से इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकलती है। तो वहां से फिर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व निकलेगी और ब्लैडर को जाएगी। फिर एक और हाइपोगैस्ट्रिक जो यहाँ से इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन से एक फाइबर जो है पेल्विक प्लेक्सस को भी जाता है, और वहां से फिर वो मिक्स नर्व होकर के निकलता है। तो एक इस तरीके से भी कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल समझ लेते हैं कि जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है तो वो जाके फिर ब्लैडर को क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा। ब्लैडर को रिलैक्स कराएगा और फिर इंटरनल स्फिंक्टर को भी कंट्रोल करता है। तो इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ है, यहाँ पे। तो इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो अब इसमें जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए रिसेप्टर की जरूरत होती है, जिसको हम आगे अभी देखते हैं। फिर अगर हम बात करें, जो ब्रेन का बात कर रहे थे, तो ब्रेन में सबसे पहले सिग्नल कहाँ आया, पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन। पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में स्टिमुलस आया कि ब्लैडर भर चुका है, और ये मेनली किससे आता है, एफरेंट फाइबर से। अब एफरेंट फाइबर से पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में आया, तो फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, एक तो कॉर्टेक्स ए में जाता है और दूसरा बैरिंगटन न्यूक्लियस के पास। जो बैरिंगटन न्यूक्लियस होता है वही होता है पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। तो कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, कॉर्टेक्स ये डिसाइड करता है कि यूरिन को होल्ड करे या जो है मैच्योरेट करे। तो एक्चुअली में जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है वो कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। पहला एक यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, फिर दूसरा यहाँ से एक इंफॉर्मेशन जो जाती है पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन से बैरिंगटन न्यूक्लियस को जा रही है। तो बैरिंगटन न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या करता है, फिर वो जो रहता है कोऑर्डिनेट करता है अपनी एक्टिविटीज लोकस सेरियोलस से।
लोकस सेरियोलस का काम क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। पहले बैरिंगटन न्यूक्लियस, फिर अगर उसको लगा कि ऊपर एक रिस्पॉन्स वो कॉर्टेक्स को भी भेजता है, और कॉर्टेक्स से जब उसको रिस्पॉन्स आया और बैरिंगटन न्यूक्लियस को लगा कि मैच्योरेट करना है, तो फिर वो डिसेंडिंग न्यूरॉन्स यहाँ से जाएंगे, और डिसेंडिंग जो न्यूरॉन्स जब जाएंगे तो अगर मैच्योरेट करना होगा तो कहाँ जाएगा, S1 S1 में जाएगा। S1 में क्या रहता है, ओलफ न्यूक्लियस रहते हैं और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रहते हैं पैरासिम्पैथेटिक के। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रहते हैं पैरासिम्पैथेटिक के L6S1 में, तो वहां जाता है। और ओनफ न्यूक्लियस रहता है, ओनफ न्यूक्लियस से क्या जाता है, ओनफ न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसके लिए रहेंगे, पुडेंडल नर्व के लिए रहेंगे। तो यहाँ से फिर मैच्योरेशन होता है। अगर बाय चांस यूरिन को होल्ड करना है तो उसके लिए फिर दूसरा L1 L2 लेवल पे क्या रहता है, थोरैकोलम्बर रीजन में क्या रहेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होंगी वो वहाँ पे जाएगा L1 L2 रीजन में। फिर उसके बाद यहाँ से फिर रिले करते हुए इंफीरियर मेजेंट्रिक, ऊपर हमने दिखाया था, रिले करते हुए इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन यहाँ रिले कर रहा है, और रिले करते हुए फिर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू ब्लड में जाके यूरिन को होल्ड करता है। तो इसमें हमने देखा कि जो ये पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर है उसमें 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। एक है बैरिंगटन न्यूक्लियस, हमने डिस्कस कर लिया। फिर दूसरा है एलसी। एलसी का मतलब होता है लोकस सेरियोलस। लोकस सेरियोलस का काम क्या होता है, स्पेलिंग इसकी होती है LOCUS COERULEUS। तो जो लोकस सेरियोलस होता है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन करता है ब्रेन के साथ। तो मैच्योरेशन से पहले जैसे हमें यूरिन लगने वाली रहती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। तो जो अलर्टनेस अराउजल जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल अराउजल, तो कॉर्टिकल अराउजल अलर्टनेस ये जो चीज होता है वो लोकस सेरियोलस करता है। तो कॉर्टिकल अराउजल और अटेंटिवनेस होगा, अलर्टनेस होगा यूरिन पास करने से पहले, तो ये लोकस सेरियोलस करेगा। और ये कैसे करता है, ये फाइबर सेंड करता है कॉर्टेक्स को। फिर जो दूसरा रहता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस जो रहता है वो एक तरीके से बहुत सारे फंक्शन करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो वेगस से भी इसको इनपुट आता है, ग्लॉसोफेरेंजियल से आता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को देखता है। तो ये यहाँ से भी अपने कुछ फाइबर्स बैरिंगटन न्यूक्लियस को भेजता है और एक्टिविटी को कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करता है मैच्योरेशन को। जो मेन मैच्योरेशन का काम है वो बैरिंगटन न्यूक्लियस का होता है, उसको ही बोलते हैं पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। और जो बैरिंगटन न्यूक्लियस होता है यूजुअली जो उसका लोकेशन होता है वो होता है पॉन्स में, टेगमेंटम साइड होता है, टेगमेंटम। तो इसलिए इसको टेगमेंटम बोलते हैं। तो टेगमेंटम में होता है तो इसलिए इसको डॉर्सोलेटरल पोंटाइन टेगमेंटम भी बोला जाता है, डॉर्सोलेटरल पोंटाइन टेगमेंटम बेस्ड ऑन द लोकेशन टेगमेंटम न्यूक्लियाई। इसका दूसरा नाम है डॉर्सोलेटरल पोंटाइन टेगमेंटम न्यूक्लियाई। तो ये जो न्यूक्लियाई रहता है वो बैरिंगटन न्यूक्लियस ही रहता है। फिर उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं वो ब्लैडर में जाते हैं, और ब्लैडर में जाके फिर स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो पेल्विक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व हैं, तो वो क्या सिक्रीट करती हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स, वो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करती हैं। तो एसिटाइल कोलिन जो रहता है ब्लैडर में कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो याद रखना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के लिए 3 वाले रिसेप्टर रहते हैं ब्लैडर में। तो M3 रिसेप्टर रहेगा। तो एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और M3 रिसेप्टर से बाइंड करके ब्लैडर को क्या करता है, ब्लैडर को हमें यूरिनेट पास कराना है तो क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक के बाद अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो एडिनर्जिक फाइबर होते हैं, और ब्लैडर के पास बेसिकली वो नॉर एडिनलिन रिलीज करते हैं, नॉर एडिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर होगा, बीटा 3 रिसेप्टर, और उस पर क्या काम करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एडिनलिन, वो काम करेगा बीटा 3 रिसेप्टर पे। दूसरा वो ब्लैडर नेक को भी कंट्रोल कर रहे थे। ब्लैडर नेक जो रहता था क्या रहता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ब्लैडर नेक पे जो रहता है रिसेप्टर वो कौन सा रहता है, अल्फा 1 रिसेप्टर रहता है। अल्फा 1 रिसेप्टर जो रहता है वो ब्लैडर नेक पे रहता है, तो वो सिंपैथेटिक के अंडर कंट्रोल रहता है। फिर हम बात करें पुडेंडल नर्व की, तो पुडेंडल नर्व की खास बात क्या होती है, वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर। और जो पुडेंडल नर्व होता है वो कहाँ से अराइज होता है, S2 S3 S4, और इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स S1 ओनफ न्यूक्लियस से रहते हैं। तो पुडेंडल नर्व जो रहता है बेसिकली वो भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है, बट जो रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स।
तो अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, प्री फ्रंटल एरिया। तो जो प्री फ्रंटल एरिया है वो क्या कर रहा है, वॉलेंटरी इनिबिशन या इनिशिएशन। तो जो वॉलेंटरी अपने विल में जो कंट्रोल रहता है वो वॉलेंटरी ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है, प्री फ्रंटल एरिया। तो ये एरिया यूजुअली सबसे लास्ट में डेवलप करता है। तो यूजुअली जो रहता है 5 साल के बाद जो रहता है इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए बच्चों में 2 से 5 साल तक जो रहता है बेड वेटिंग और यूरिनरी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं रहता है। फिर जो दूसरा रहता है, हम दूसरे पे आगे, वो रहता है पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। तो जो पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर रहता है उसका जो मेन न्यूक्लियस होता है वो बैरिंगटन न्यूक्लियस होता है, उसे ही बोलते हैं पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर। और वो क्या करता है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन और स्फिंक्टर रिलैक्सेशन ये कोऑर्डिनेट करता है। तो ये बेसिकली जो है अपने विल के हिसाब से जैसा नीड होगा, रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कराना है नहीं कराना है। बेसिकली ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को एक्टिवेट करता है बाय सेंडिंग द इफरेंट जो न्यूरॉन होते हैं। फिर पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन जो रहता है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन जो हम बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लैडर का जो इन्फॉर्मेशन है पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में ही जा रहा था सबसे पहले। तो जो ब्लैडर का एफरेंट है वो पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में जाता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से और दूसरी जगह जाता है। तो मॉड्यूलेट्स कॉर्टिकल इनपुट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला इन्फॉर्मेशन कहाँ आया, पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन, और फिर उसने मॉड्यूलेट किया एक कॉर्टेक्स में वो जा फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा बैरिंगटन न्यूक्लियस। फिर उसके बाद अब हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड और सैक्रल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जब हम वर्ड यूज करते हैं तो बेसिकली हम लोग थोरैको लंबर रीजन के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या रहता है, सिंपैथेटिक पाथवे रहता है, और सिंपैथेटिक का काम क्या रहता है, स्टोरेज। फिर अगर हम सैक्रल वर्ड यूज करते हैं, सैक्रल कॉर्ड, तो S2 S3 S4, और वो बेसिकली उसमें क्या रहता है, पैरा सिंपैथेटिक आउटफ्लो। तो अब बात करते हैं पेरिफेरल पाथवे का। पेरिफेरल पाथवे क्या रहता है, 3 नर्व हमने देखी थी सिंपैथेटिक सिस्टम में। जो हम नर्व देख रहे थे वो कौन सी देख रहे थे, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व रहेगा तो क्या काम करेगा, वो सिंपैथेटिक सिस्टम का है पार्ट। तो सिंपैथेटिक सिस्टम डेट्रूसर को क्या करती है, रिलैक्स कराती है, तो मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट करती है। और इंटरनल स्फिंक्टर को क्या कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट कराएगी ताकि वो रास्ता बंद रहे। और पेल्विक नर्व जो रहती है ठीक इसका अपोजिट कराती है, बट वो इंटरनल स्फिंक्टर पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो बस डेट्रूसर को कंट्रोल करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। फिर उसके बाद अब बात करें पुडेंटल नर्व। पुडेंटल नर्व जो रहती है सोमैटिक नर्व रहती है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करती है जिसपे हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल रहता है। तो अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ मैच्योरेशन का, तो इसको हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्टोरेज। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 सिस्टम इसमें मेनली होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, बीटा 3 फाइबर से। फिर जो सोमैटिक सिस्टम है वो किससे काम करेगा, सोमैटिक सिस्टम जो है अल्फा एडिनर्जिक फाइबर से काम करता है, प्लस निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे कौन से फाइबर से, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। फिर अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, बीटा 3 रिसेप्टर्स होंगे तो डेट्रूसर में जाके रिलैक्स कराता है, और अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो रहेंगे ब्लैडर नेक में तो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ये हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है तो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है रिलीज कर रहा है नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन जो है यहाँ नेक पे किस रिसेप्टर पे काम कर रहा है, अल्फा 1 रिसेप्टर में। फिर ब्लैडर पे जब कर रहा है नॉर एपिनेफ्रिन तो किस पे काम कर रहा है, बीटा 3 रिसेप्टर पे। और ब्लैडर पे जो सिक्रीशन हो रहा है वो बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू। फिर अब हम अगला बात करें तो जो पुडेंटल नर्व रहता है वो बेसिकली एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये रहता है स्टोरेज फेज जो कि मेनली डोमिनेटेड रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम से। अब बात करें वॉइडिंग फेज। वॉइडिंग फेज जो रहता है वो मीडिएट होता है पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक जो रहता है किस रिसेप्टर पे काम करता है, M3 रिसेप्टर पे। क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन। और ये क्या करता है, डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज, और ये M3 रिसेप्टर एक्टिवेशन से। दूसरा जो वॉइडिंग फेज होता है उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम और पुडेंटल का भी रोल होता है जैसा डिस्कस किया था, क्योंकि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, इंटरनल स्फिंक्टर पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। यहाँ पे हम देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई भी कंट्रोल नहीं, पैरासिम्पैथेटिक सिर्फ ब्लैडर पे काम कर रहा है। तो इंटरनल स्फिंक्टर का जो रिलैक्सेशन होगा वो भी अंडर सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल के अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन जो रहता है तो वो पुडेंटल इनिबिशन होगा। फिर अब बात करें कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, तो अगर हम वॉइडिंग फेज की बात करेंगे तो मेनली किससे सप्लाई होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं स्टोरेज फेज मेनली सिंपैथेटिक, वॉइडिंग फेज मेनली पैरासिम्पैथेटिक।
फिर अब बात करें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो जो हमने एफरेंट और इफरेंट लिम्फ का पाथवे बनाया था, तो जो सबसे पहले क्या हो रहा था, ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा था और वहां से पेल्विक नर्व जो इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जा रही थी, पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में। तो सबसे पहले पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन में जा रहा था और पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन से फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज दे रहा था, वो पॉन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर को। तो ये जो रहता है ये एफरेंट लिम्फ के थ्रू होता है। फिर पॉन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर क्या कर रहा था, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके डेटूसर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा था। तो इससे होता क्या था, ब्लैडर एम्प्टिंग। तो ये किसके थ्रू हो रहा था, इफरेंट लिम्फ। तो जो ये एफरेंट और इफरेंट लिम्फ होते हैं, ये दोनों आपस में मिलके ये पाथवे है उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पाथवे। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी की। तो जो जैसा बताया, जो नियोनेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कॉर्टिकल इनिबिशन जो होता है डेवलप नहीं होता है। तो उनका जो बेसिकली जो वॉइडिंग होता है नियोनेट्स के केस में, वो स्पाइनल रिफ्लेक्स के बेसिस पे होता है, कोई भी कॉर्टिकल कंट्रोल नहीं होता है। जो कॉर्टिकल इनिबिशन जो डेवलप होता है वो बाई 2 to 5 ईयर्स डेवलप होता है। तो आफ्टर 5 ईयर्स से वॉलेंटरी कंट्रोल आ पाता है। अब पॉन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर रहता है, वो कॉर्टिका सेंटर से पहले डेवलप करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उसमें रिफ्लेक्स वर्डिंग पहले आ जाती है, वॉलेंटरी कंट्रोल बाद में आता है। फिर अगर हम बात करें रिसेप्टर, तो हमने 3 रिसेप्टर कौन कौन से देखे थे, 4। पहला देखा था M3 रिसेप्टर, दूसरा बीटा 3 रिसेप्टर। तो M3 रिसेप्टर बीटा 3 कहाँ लोकेटेड थे, डेट्रूसर पे। और बीटा 3 का काम क्या था, रिलैक्सेशन, जबकि M3 का काम था कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक M2 रिसेप्टर्स भी होते हैं ब्लैडर पे, जो बेसिकली मॉड्यूलेटरी फंक्शन होता है उनका। फिर जो दूसरा रिसेप्टर था वो ब्लैडर नेक पे था और इंटरनल स्फिंक्टर पे, वो था अल्फा 1 रिसेप्टर। वो सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर होते हैं और उनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन। फिर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उस पे निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन, और सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर एड्रेनालिन। एसिटाइल कोलिन जो रहता है क्या करता है, डेटूसर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉर एड्रेनालिन डेटूसर को रिलैक्स करता है। और रिसेप्टर कौन से होते हैं, दोनों में 3 होते हैं, एक M3 और एक बीटा 3। फिर स्फिंक्टर पे भी काम करता है नॉरेट, बट उसमें रिसेप्टर जो रहते हैं अल्फा 1। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो स्मूथ मसल के लिए जरूरी होते हैं और न्यूरल सिग्नलिंग के लिए वो होते हैं ATP और NO। फिर इनका इतना सारा जो है उसका यूरोडायनेमिक क्या सिग्निफिकेंस है, तो 2 फेज हमने बताया। पहला स्टोरेज फेज। स्टोरेज फेज में क्या होता है, ब्लैडर फिल होता है, तो इसलिए उसको फिलिंग फेज भी बोलते हैं। तो जब ब्लैडर फिल हो रहा है तो उस समय प्रेशर कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि ब्लैडर जो है जैसे इतना है तो इतना भर गया और उसमें कोई भी प्रेशर चेंजेस नहीं आया। तो प्रेशर चेंजेस नहीं आता है तो क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि ऊपर होती है किडनी। अगर प्रेशर चेंजेस आएगा तो बैक प्रेशर से यूरिन ऊपर जाएगा और फिर VUR के बाद CKD में पेशेंट चला जाता है। इसलिए अगर फिलिंग फेज की बात करें तो फिलिंग फेज में जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए और वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। और कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस जो रहता है वो अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा कंप्लायंस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम वो स्टोर कर सकता है। फिर अगला होता है वॉइडिंग फेज। वॉइडिंग फेज में क्या होना चाहिए, अगर डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसी समय स्फिंक्टर को रिलैक्स करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर डिसिनर्जिया हो जाता है और फिर ऐसे केसेस में जो रहता है प्रेशर बढ़ने लगता है और ऊपर जो रहता है ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। फिर जो नॉर्मल डेट्रूसर प्रेशर होता है मैक्सिमम फ्लो रेट पे वो 40 से कम होता है और PVR जो रहता है 50 से कम। तो अगर बात करें नॉर्मल डेट्रूसर प्रेशर कितना होना चाहिए, 40 से कम, और PVR जो है 50 से कम, ये ध्यान देना चाहिए। फिर अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजिक इनसाइट्स के बारे में, तो ये अभी देखते हैं। उसमें 4 तरह के लेजन होते हैं। तो बेस्ड ऑन द लीजन लेवल, उसमें बेसिकली अगर हम बात करें जो 4 टाइप से होते हैं, एक होता है सुप्रा पॉन्टाइन, एक दूसरा होता है सुप्रा सैक्रल, तीसरा होता है सैक्रल या इंफ्रा सैक्रल, और चौथा होता है मिक्स्ड। ये इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लैडर जो रहता है ये रहता है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहेगा T11 T12 L1 L2। तो ये जो रहेगा क्या रहेगा, थोरैको लंबर आउटफ्लो रहेगा, और ये क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो बेसिकली हमने पूरा जो सिस्टम पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर लीजन इस रीजन में होता है तो ये क्या है, स्पाइनल रीजन बोलते हैं इसको, या सैक्रम के ऊपर है तो सुप्रा सैक्रल, इसी का नाम है। तो सुप्रा सैक्रल या स्पाइनल। फिर एक होता है जो पॉन्टाइन मैच्योरेशन सेंटर और ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है और स्पाइनल के ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनल है या क्रेनियल है।
फिर जो तीसरा रहता है वो रहता है, ये हो गया S2S3, क्या हो गया, सैक्रल। और इसमें क्या रहता है, पैरा सिंपैथेटिक, इसमें स्पाइनल वाले में सिंपैथेटिक। फिर उसके बाद क्या रहा है, सैक्रल के नीचे जितने हैं वो इंफ्रा स्पाइनल होते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द लीजन रहता है। अब इसमें ये मिक्स्ड हो सकता है, मिक्स्ड में 2-3 एक साथ हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये तो बेस्ड ऑन द लीजन कहाँ पे होता है, एनाटॉमी के बेसिस पे। बट अगर हम देखें कि फंक्शन के बेसिस पे अगर अंडरस्टैंडिंग अगर समझना है हमें पूरी बीमारी, तो उसके लिए फिर जो रहता है बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है, पहला होता है कि जो लीजन है सैक्रम के जस्ट ऊपर, और दूसरा रहता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और उसके नीचे पूरा इन्वॉल्व किया है। तो ये जो रहता है ये होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और ये होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ऑलमोस्ट सब कुछ अप हो जाता है, लोअर मोटर में सब कुछ डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसमें जो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा उसमें ब्लैडर कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड, फ्लैसिड ब्लैडर हो जाएगा। और टोन कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक। जबकि अपर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो ब्लैडर कैसा रहेगा, स्पास्टिक और हाइपरटोनिक। तो अब इसमें जो ब्लैडर है हाइपरटोनिक स्पास्टिक है, तो क्या होगा, ब्लैडर का साइज नॉर्मल भी रह सकता है और कम भी हो सकता है। जबकि इसमें ब्लैडर एकदम ढीला ढाला है तो ब्लैडर काफी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें जो यूरिन इकट्ठा होगी, यूरिन इकट्ठा होती रहेगी, तो तब तक इकट्ठा होगी जब तक कि ये भर के गिरने ना लगे। तो भर के गिरने ना लगे तब तक वो गिरेगी कैसे, थोड़ा थोड़ा बूंदों में आएगी। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें जो रहेगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, और पेशेंट जो रहेगा वो प्रेजेंट करेगा ड्रिबलिंग के साथ। ये तो रहा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर S2S3 है उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक लीजन हो रहा है तो ऐसे प्रेजेंट करेगा। जबकि अगर ऊपर बात करें तो उसमें क्या है, स्पास्टिक और हाइपरटोनिक है, ब्लैडर कैपेसिटी लो है, या नॉर्मल भी रह सकती है, लो भी रह सकती है। तो ऐसे केस में क्या रहता है, पेशेंट जो रहता है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन सा रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या रहता है, स्टोरेज। और स्टोरेज का जो मेन लट्स में अगर हम सिम्टम्स याद करेंगे तो कौन सा रहता था, फन। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया बहुत कॉमन रहेगी। और पेशेंट को क्या होगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन के केस में अर्ज इनकॉन्टिनेंस रहेगा और फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया रहेगा। फिर अगर हम बात करें डेट्रूसर का, तो डेट्रूसर की जो एक्टिविटी रहेगी वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या रहेगा, अप रहेगा, मतलब ओवर एक्टिव डेट्रूसर रहेगा। और जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या रहेगा, अंडर एक्टिव डेट्रूसर रहेगा। तो ये रहता है ओवर एक्टिव और ये रहता है अंडर एक्टिव। तो अब इसके बेसिस पे तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें जो ये सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल अगर चला जाता है, तो सुप्रा स्पाइनल अगर कंट्रोल चला जाएगा तो ब्लैडर कैसा हो जाएगा, अनइनहेबिटेड टाइप का। अनइनहेबिटेड, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ब्लैडर कैसा हो जाएगा, अनइनहेबिटेड टाइप का हो जाएगा। फिर अगर बाय चांस अगर यहाँ पे जा रहा है तो ब्लैडर कैसा रहेगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर सैक्रल लेवल पे चला गया, पैरासिम्पैथेटिक चला गया है, तो पैरासिम्पैथेटिक चला गया है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा था, मिक्चुरेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं है तो मिक्चुरेशन जो है वो अपने आप करेगा, यहीं से करने लगेगा, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस। और फिर कई बार क्या होता है ब्लैडर में जो रहता है फाइबर्स, दो तरह के फाइबर्स कौन से होते हैं, ब्लैडर से एक ये फाइबर जा रहा है, ये सेंसेस लेके जाता है, ये रहता है एफरेंट, और वापस जो आ रहा है होता है वो, वापस जो आ रहा होता है वो ऐसे, तो इफरेंट। तो जो लेके जा रहा है वो सेंसरी फाइबर्स को लेके जा रहा है, और सेंसरी फाइबर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर किस तरह का लीजन होगा, सेंसरी फाइबर्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सेंसरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंसरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर। जबकि अगर एफरेंट जो है क्या कराएगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो उसमें क्या होगा, मोटर एक्टिविटी चली जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, मोटर पैरालिटिक ब्लैडर, मोटर पैरालिटिक ब्लैडर। तो ये इतना क्यों बताया, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये लैपिडस का क्लासिफिकेशन है। लैपिडस ने क्या होता था, 5 टाइप के ब्लैडर होते हैं। पहला होता है अनइनहेबिटेड ब्लैडर। अनइनहेबिटेड ब्लैडर में जो लीजन होता है वो सुप्रा स्पाइनल होता है। फिर दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ब्लैडर में क्या रहता है, लीजन जो रहता है सुप्रा सैक्रल रहता है, या अबव सैक्रल भी बोल सकते हैं, या स्पाइनल रहता है।
फिर जो तीसरा जो बताया था वो क्या था, सैक्रम। अगर सैक्रल नर्व S2 S3 में चले गए तो ऑटोनॉमस ब्लैडर हो जाएगा। ऑटोनॉमस में क्या रहेगा, मेनली सैक्रल को इन्वॉल्व करता है। फिर एफरेंट और इफरेंट को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो सेंसरी। तो अगर एफरेंट इन्वॉल्व हो गया, सेंसरी, इफरेंट, मोटर। तो ये 5 टाइप के जो है ये लैपिडस की क्लासिफिकेशन है। फिर 2 अलग टाइप का जो हमने पढ़ा वो क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। ये भी एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन था तो वो था बेस्ड ऑन द लीजन। तो लीजन में जो बेस था वो कौन सा था, एक सुप्रा स्पाइनल लीजन, एक सुप्रा सैक्रल लीजन, एक इंफ्रा सैक्रल लीजन, और फिर ये जो रहा ये कोनल को ही सैक्रल बोलते हैं, तो सैक्रल लीजन। तो और बाकी लास्ट में जो रहता है मिक्स्ड, तो बेस्ड ऑन द लीजन। तो ये 3 टाइप के जो रहते हैं पूरे क्लासिफिकेशन होते हैं। और भी होते हैं। तो लीजन लेवल पे हमने क्या पढ़ा, एक हो गया सुप्रा पोर्टाइन जिसमें अनइनहिबिटेड ब्लैडर मिल रहा है। फिर सुप्रा सैक्रल को ही स्पाइनल बोलते हैं। फिर सैक्रल और इंफ्रा सैक्रल को लीजन एक ही मानते हैं। और फिर जो आखिरी रहता है वो मिक्स्ड में मिक्स्ड डिसफंक्शन होता है। तो अगर हम बात करें कि अब जो हमने देखा ब्लैडर अगर डेटूसर ओवर एक्टिव किस में हो रहा है, इस वाले में हो रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में या सुप्रा सैक्रल और सुप्रा स्पाइनल। तो इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सुप्रा सैक्रल जो लीजन होता है ये बेसिकली ये कौन सा रीजन है, सिंपैथेटिक कंट्रोल वाला। तो सिंपैथेटिक कंट्रोल रहता है तो इसमें क्या कंट्रोल करता है, बेसिकली एक स्टोरेज सिम्टम कंट्रोल करेगा और दूसरा स्टोरेज जो रहता है कैसे कंट्रोल करता है, एक डेट्रूसर और दूसरा जो रहता है इंटरनल स्फिंक्टर। तो अगर हम बात करें सिम्टम DSD का, तो जो DSD सिम्टम होगा वो किसमें होगा, DSD। तो GST जो रहेगा सुप्रा सैक्रल या स्पाइनल भी इसे बोलते हैं, तो सुप्रा सैक्रल या स्पाइनल वाले में DSD होगा। तो अगर हम बात करें कि DO किसमें मिल रहा है, तो ओवर एक्टिव डेटूसर ओवर एक्टिविटी सिर्फ मिला है तो सुप्रा स्पाइनल। तो ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो जो अगर DO है, सिर्फ DO है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ओवर एक्टिव मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अपर मोटर हमने पढ़ा था किसमें होगा, ये होगा सुप्रा पोंटाइन मतलब ब्रेन में या पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर में, पेरिएक्विडक्टल ग्रे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्रेन में कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है या कोई भी डिजीज हो सकता है। फिर दूसरा है DO के साथ DSD मिल रहा है, तो ये किस में रहेगा, स्पाइनल में। अब स्पाइनल में जो रहता है उसको सुप्रा सैक्रल भी बोलते हैं, तो DO विद DSD मिलेगा। फिर जो तीसरा रहता है जो ब्लैडर है वो ए रिफ्लेक्सिक है, ए रिफ्लेक्सिक ब्लैडर है या ए कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर है। तो मतलब क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन किस में रहता है, फ्लैसिड ब्लैडर, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये सैक्रल वाले में मिलता है, इंफ्रा सैक्रल में भी मिलता है। तो ये दोनों को सेम कैटेगरी में बेस्ड ऑन द लीजन सेम फीचर्स आएंगे। अब इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो अगर हम क्लिनिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले सिंपैथेटिक ड्रग कौन कौन सी होंगी, जो अल्फा या बीटा एगोनिस्ट होंगी। क्योंकि सिंपैथेटिक क्या कराता है, सिंपैथेटिक जो कराता है यूरिन को होल्ड कराता है, यूरिन को होल्ड कराता है, फिलिंग कराता है। तो अगर कोई पेशेंट इनकॉन्टिनेंस का है तो उसमें कौन सी ड्रग देनी होगी हमें, सिंपैथेटिक ड्रग, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यूरिन को होल्ड करना। तो उसमें हमें अल्फा या बीटा एगोनिस्ट देना रहेगा। तो उसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, आइदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या दूसरा जो डेटूसर है ओवर एक्टिव है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर तो डेटूसर को रिलैक्स कौन कराता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। फिर दूसरा जो रहता है डेटूसर को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन। तो कोई अगर ऐसी ड्रग है जो हम लोग पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दें, उसके एक्शन को ब्लॉक कर दें, तो डेटूसर क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी मस्करेनिक्स। तो एंटी मस्करेनिक्स में कौन सी होगा, ऑक्सीब्यूटानिन और सोलिफिनासिन। तो ये बेसिकली क्या ब्लॉक करेंगी, M3 एक्टिविटी जो होगी डेटूसर का। तो इसको भी यूज कर सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में। तो 2 तरीके से हम ओवर एक्टिव पे ट्रीट कर सकते हैं। फिर जो हम लोग बेसिकली सिंपैथेटिक जो ड्रग यूज करते हैं वो होता है मीरा बैकग्राउंड। अब मीरा बैकग्राउंड जो रहता है क्या करता है, डेटूसर को रिलैक्स करा देता है। और बेथनिकॉल जो रहता है वो अगर हमें डेटूसर को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो कब कराएंगे, जब डेटूसर जो रहेगा अंडर एक्टिव रहेगा। और अंडर एक्टिव रहेगा तो अगर ब्लैडर को नॉर्मली मैच्योरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैरासिम्पैथेटिक की। तो अगर कोई बीमारी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक या उसकी तरह कोई काम करने वाली ड्रग बनानी पड़ेगी। तो बेथनिकॉल जो रहता है वो डेटूसर अंडर एक्टिविटी के लिए इंडिकेटेड हुआ करता था, जो कभी कभी यूज होता है। फिर अब बात करें तो हमने जो पूरा डिवाइड किया था वो स्टोरेज और वर्डिंग पे ही कहानी चल रही थी, और जो तीसरा था इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने वाला। तो स्टोरेज जो था बेसिकली सिंपैथेटिक और सोमैटिक, और वर्डिंग पैरासिम्पैथेटिक। और जो रिसेप्टर होते थे 3 3 वाले, बीटा 3, M3 और अल्फा 1 होता था।
अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन, और कोऑर्डिनेशन का होता था तो ब्रेन में जो रहता है पोंटाइन मैच्यूरेशन सेंटर और कॉर्टेक्स, वो बेसिकली आपस में किससे बात कर रहे थे, ग्लूटामेट रिसेप्टर से और गाबा से। तो ये जो ग्लूटामेट रिसेप्टर होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिग्नल जो बैरिंगटन न्यूक्लियस नीचे भेजता है वो बेसिकली ग्लूटामेट के थ्रू ही भेजता था। तो उसका जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बैरिंगटन न्यूक्लियस के थ्रू वो ग्लूटामेट होता है। फिर आगे बात करें मैच्यूरेशन की, तो मैच्यूरेशन जो रहता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, सेंट्रल सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम दो इन्वॉल्व रहते हैं। फिर उसके बाद जो एफरेंट ए डेल्टा फाइबर्स होता है वो प्राइमरी मैकेनो सेंसर होता है। सी फाइबर जो रहते हैं वो बीमारी के टाइम पे, अर्जेंसी या पेन के टाइम पे होता है। फिर पोंटाइन मैच्यूरेशन सेंटर होता है वो स्टोरेज और वॉइडिंग का स्विच होता है कि स्टोर करना है वॉइड करना है, ये डिसाइड करेगा। फिर अगर लो प्रेशर वॉइडिंग सिस्टम चाहिए तो उसमें हमें डेटूसर स्फिंक्टर का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। और डिसऑर्डर किस वजह से हो सकता है, आइदर न्यूरल, मायोजेनिक या आउटलेट डिसफंक्शन, इन तीनों में से कोई भी चीज डिसऑर्डर करा सकती है।